हाँ, अपन ने पिछले वीडियो तक आपके एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों कंप्लीट कर दिए, लास्ट वीडियो में कर लिए थे। ठीक है, आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत समझने वाला है। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है ना उसको बहुत अच्छे से आपको सोचते हुए करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से कराऊंगा, बहुत ईजी है, बस सोचना आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, यानी कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। अब यहां समझना है, वो कोई दो संख्या ऐसी होगी जो यहीं तक पढ़ो, बस इसको यहीं तक पढ़ो। ठीक, इतना ही पढ़ो पहले। ऐसी दो संख्या, अब आप अपन को पता ही नहीं है वो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, मानना नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे x और y तो मान नहीं सकते, अपन एक को x मान लेंगे लेकिन एक 27 है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बहुत प्यारा सा। सपोज देखो दो, ऐसा मान लो कि आप दो भाई हैं या फिर भाई और बहन है, ऐसा मान लो कोई भी दो जने हैं, आप दो जने हो और आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए, दोनों को 100 रुपीज़ दिए। लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा आपकी मम्मा को, वो ये जानना चाहते हैं कि दोनों को 100 रुपये तो दे के गए, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने कहा होगा कि मैं उन दोनों को 100 रुपये दे के आया हूँ, लेकिन अब उन्होंने ये पता करना चाह रहे हैं मम्मा कि 100 रुपये दिए, लेकिन इसको कितना दिया, इसको कितना दिया, ये जानना है। ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ 100 दिया, नहीं, अलग अलग दिए, लेकिन दोनों को मिला के 100 रुपये हैं। ध्यान से समझना ना। अब क्या हुआ, अपन ने माना, मम्मा ने माना, मतलब तो मम्मा ने ये माना कि सपोज इसको x रुपीज़ दिया होगा। ठीक है, तो गारंटी है इसके पास 100 में से इसका माइनस कर देंगे, 100 रुपीज़ में से इसका माइनस कर देंगे, वो इसको दिया होगा। ये समझ गए क्या आप? टोटल रुपए कितने थे? 100 में से इसको दिया सपोज x, तो इसको कितना देंगे, इसमें से इसका माइनस कर दो, इसमें से इसका माइनस कर दो, जो पीछे बचेगा वो इसका होगा। सपोज अगर इसको 40 दिए तो इसको 60 दिए। कैसे? क्योंकि 100 में से 40 माइनस किए तभी तो 60 आए होंगे। समझ गए? बिल्कुल सेम लाइक दैट यही अपन ने किया। इसका अगर x है तो यहाँ पर 100 माइनस x है। बस ये चीज यहाँ समझनी है। दो संख्याएं हैं, एक संख्या अगर x है तो दूसरी 27 माइनस x होगी कि बताओ, क्योंकि दोनों का सम 27 है, 27 है, यहाँ पर 100 था। समझ में आ गई ना? अगर ये आ गई तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बस आ जाओ इधर, तो अपन लिख लेंगे सॉल्यूशन में क्या कि लेट फर्स्ट नंबर बी x, माना पहली संख्या बराबर x। एक ही बात है, वो ऐसे लिख लेना, नंबर इज x, वो x हो गया। फिर सेकंड, इसलिए सेकंड नंबर, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। ठीक, चलो अब आगे बढ़ेंगे। और उनका गुणनफल 182 है एंड प्रोडक्ट्स इज 182। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और वो क्या होगा? x गुणा 27 माइनस x। मानते नहीं मानते? क्योंकि दोनों का गुणनफल। लेकिन मैं इसको यहां ना लिख के एक काम करता हूं, एक तरीका और बताता हूं। देखो, इसने जो कहा वो मानते, इसने कहा कि दोनों का गुणनफल 182 है। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे। दोनों संख्याएं कौन सी है? x और दूसरी 27 माइनस x। इसके नीचे ये बराबर 182। ये टेक्निक सबसे बेस्ट है, क्योंकि दोनों संख्या गुणनफल, तो उसके दोनों संख्याओं के गुणनफल के नीचे दोनों संख्या गुणनफल लिख दो। 182 का 182। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो यही है। ठीक है, वो लिख दिया। अब बारी बारी मल्टीप्लाई, तो 27x हो गया और ये हो गया x इंटू x स्क्वायर हो गया और 182। ठीक है, तो 27x माइनस x स्क्वायर, ठीक, 2, क्योंकि अंदर आके माइनस के हो गए, बराबर 0। अब देखो, अब हाँ, सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये है कि हमेशा जब भी क्वेश्चन आए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पहले लिखना है। मतलब ये लिख दिया अपने एक्स स्क्वायर पहले, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि बराबर के इधर ही है, तो बराबर के इधर साइन चेंज होंगे नहीं। और ये आपका 27x प्लस का ये 182 माइनस का ही, बस ये बन गया। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं बहुत गहराई एक बात बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है, बाकी सारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस का है।
है ना। कोई बात नहीं, इससे भी आंसर आ जाएगा, माइनस का हो तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी भी चीज़ का साइन चेंज करना, कि आप सोच रहे हो कि यार इसको प्लस का करते तो सारे क्वेश्चन उस बाकी क्वेश्चन जैसा हो जाता, तो आप यहाँ पर -1 कॉमन ले सकते हो। किसी भी चीज़ का साइन चेंज करना है तो -1 कॉमन ले लो, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। -1 है ना, उससे वैल्यू पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, बस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर -1 यहाँ कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और फिर -1 को 0 के नीचे भेज दूंगा, खत्म। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, चलो बता देता हूँ। -1 कॉमन लिया तो x² प्लस का हो गया, 27x माइनस का हो गया, 182 प्लस का हो गया, बराबर 0। -1 इसके नीचे जाके ख़त्म, पीछे ये बच गया, x² - 27x प्लस 182 बराबर 0। इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, लेकिन क्यों चेंज करें जब इससे हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन मेरी आदत है हर तरीका बताना, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन यही लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। 182 इंटू x², तो माइनस का x² और माइनस का 182, यानी कि कितना आ गया, प्लस का 182 x² के हमें फैक्टर बनाने, ठीक है। 182 के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है अपन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 का दिया 9 1, 7 से 13, ठीक है, और 13 तो एक ही बार जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 27x चाहिए बीच का। तो अब यहाँ पर देखो ये हो गया 14, ये 13, बस बन गया 13 और 14। तो ध्यान रखना ये प्लस का है तो दोनों ही अपन ले लेंगे प्लस के, 13 और 14 27 होता है, बस हो गया। कितना ईजी है, यानी माइनस का x² अपनी जगह, ये मत लेना ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, छोड़ देना इसको। और 27x क्या टुकड़े हो जाएंगे, माइनस का 14x और प्लस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0। समझ गए, ये ऐसे टुकड़े मैंने करना बता ही दिया, एक तो 14 एक 13। बस दोनों प्लस के क्यों लिए, क्योंकि प्लस के 27 चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस का आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस का आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। बहुत ईजी है। अब यहाँ इस दोनों में कॉमन ले लेंगे अपन x। अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर यहाँ x² माइनस का रखते हैं ना तो बताऊंगा बहुत शानदार बात, मज़ेदार बात। यहाँ अपन को कॉमन लिया, सपोज x लिया, x कॉमन लिया। अब x का x² में करने पर -x बचा, या फिर आप यहाँ -x लेते हो तो ये x हो जाएगा प्लस का। बाहर -x कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कट गया और x कट गया, x बच गया। कॉमन ले रहे हैं अपन दोनों में, दो में कॉमन लिए जाते हैं ना वो। फिर ये माइनस इसको कर गया प्लस माइनस, और x कट गया तो यहाँ बच गया 14। ईजी है। ऐसे ही इन दोनों में कॉमन आएगा 13 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x बचाना है, तो वो आएगा प्लस का। सोचना पड़ रहा है प्लस का लूँ माइनस का लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी सोचा था, लेकिन अगर x² प्लस का हो तो सोचना नहीं पड़ता, यहाँ पर जो साइन है वही साइन आता है। समझ गए, इसलिए मैं प्लस का करवाता हूँ, अभी वो भी बताऊँगा, पहले इससे बताता हूँ। तो यहाँ बच गया प्लस तो x और -14 बराबर 0, यानी कि एक बार बाहर वाला लिख देते हैं x + 13 और एक बार अंदर वाला x - 14 बराबर 0, यानी कि -x + 13 बराबर 0 और एक बार x - 14 बराबर 0। तो एक काम करेंगे अपन, x को उधर भेज देते हैं, तो 13 बराबर x, यानी x की वैल्यू 13 आ गई और x बराबर 14 आ गई उधर भेजने से। तो दोनों संख्याएं क्या होगी, यानी कि देयरफॉर द फर्स्ट नंबर, अतः पहली संख्या वो तो होगी 13, और सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या होगी 14, या फिर पहली 14 दूसरी 13, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई, अपना आंसर आ गया। ठीक है, अपने आंसर की जांच कैसे करें, उसने कहा था दोनों का जोड़ 27 है, दोनों को जोड़ लो 27 हो रहा है। फिर उसने ये भी कहा था कि दोनों का मल्टीप्लाई 182 है, कर लो बोले मल्टीप्लाई 182 आएगा। ठीक है, ये तो आंसर आ गया। अब मैं जो क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, ये वाली बात सिखाता हूँ। जैसे ही बाहर माइनस लिया 1 जाके ख़त्म हो गया और पीछे बचा, लिख रहा हूँ सेकंड मेथड। चाहो तो सीख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। x² - 27x + 182 बराबर 0। क्या बेनिफिट है जब x² हमेशा प्लस का रखना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है। यहाँ पर हमने सोचा कि x माइनस का लूँ या प्लस का लूँ।
या फिर आप अगर यहाँ पर प्लस का लेते तो यहाँ आपको माइनस का लेना पड़ता। मजबूर हैं आप इस वजह से, यहाँ मजबूर नहीं है, जो हैं वो ही लेंगे। यहाँ पर तो मजबूर आपको लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 13 माइनस का भी लेना पड़ता अगर यहाँ x प्लस का कॉमन लेते तो। यहाँ माइनस लिया इसलिए प्लस का प्लस रह गया, क्यों वो भी आपने इसको ध्यान में देखा पहले, तब जाके आया, समझ गए। लेकिन यहाँ नो टेंशन रहो, जब एक्स स्क्वायर प्लस का रहता है तो बिल्कुल भी चिन्ह के बारे में, साइन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गई ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, ये बड़ी गहराई वाली बातें हैं, ठीक है। तो अब समझना मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 27x है, फैक्टर वही किए अपन ने, जैसे क्या किया अपन ने, अच्छा वो -1 कॉमन लेके देख लो कि जैसे ही बाहर -1 लिया था तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का, 27 हो गया माइनस का, 182 हो गया प्लस का। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 और 27x के मल्टीप्लाई तो वही होना है 14x और 13x, तो 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस का क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर मिड में 27x प्लस के थे, यहाँ 27x माइनस के हैं, तो ये दोनों माइनस करे जाएंगे क्योंकि दोनों को जोड़ने पर -27, माइनस माइनस के माइनस रहता है, बात एक ही है। कुछ भी नहीं सोचना, यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 14 लिख दिया, जो है वो लिख दिया, बिल्कुल प्लस माइनस नहीं सोचना। यहाँ किसका साइन है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, सोचा ही नहीं, जो है वो ही लगाएंगे, ठीक है। फिर 13 कॉमन, माइनस माइनस प्लस, x बचा, माइनस प्लस माइनस 14, देख लो दोनों बराबर, x माइनस 14 ब्रैकेट की वैल्यू, ठीक है। तो x माइनस 13 ये और x माइनस 14 ब्रैकेट वाला बराबर 0, बाकी सोल्यूशन तो सेम ही है, इसके बाद तो ये सेम, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है, ये डिफरेंस। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये कहना चाह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, 365 हो, यानी कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसने बात क्रमागत की है, कॉन्सेक्यूटिव की है, इसका मतलब लगातार, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी इवन या ओड का नाम नहीं लिखा हुआ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, इवन और ओड वर्ड कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, विषम और सम, ठीक है। सम का मतलब इसमें 2 का डिवाइड जाता हो, इसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, ये चीज़ें। तो इवन ओड की बात कहीं पर नहीं लिखी हुई, इसलिए अपन x और x+1 लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो लेट फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वो हो जाएगा b x, ठीक है। माना पहला क्रमागत या धनात्मक, एक ही बात है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो है आपका x, ठीक है। और अपन ले लेते हैं सेकंड, लेट सेकंड कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, माना दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और वो हो जाएगा x+1, पहला x दूसरा x+1। जब तक इवन ओड का नाम ना ले, जब तक कंटिन्यू लेना है x, x+1, x+2, x+3। इवन ओड में बात बता चुका आपको, अगर आप मेरे सारे वीडियो आपने देखे हैं तो, ठीक है। ये बात उसने कही। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या डिमांड रखी हुई है उसको अपन फुलफिल करेंगे प्रश्नानुसार। उसमें उसने ये बात कही है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उनके दोनों के वर्गों का योग। वर्गों का मतलब है x+1 इसका भी वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और पहला था x इसका भी स्क्वायर, और उनका योग, योग का मतलब प्लस। ध्यान समझना, पहला और दूसरा इन दोनों के वर्गों का, इनके स्क्वायर का, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर का सम, सम मतलब दोनों को आपस में जोड़ना है। ये देखो जोड़ दिया, वो 365 है। ये इसकी डिमांड है क्वेश्चन की, ठीक है। चलो इसको खोल लेंगे, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही होता है, लेकिन यहाँ पर a+b का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, जो a² + b² + 2ab, या फिर a² 2ab + b², कैसा भी बोल दो, बात एक ही है। ये अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलो फिर
a हो जाएगा x, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, 2 ये a, एक बार पूरा लिखना है, ये b बराबर 365। b की वैल्यू क्या है 1 ही है, 1, ठीक है। अब खोल लेंगे एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x एज इट इज रहना है, और 365, 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखो 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, फिर एक्स की, फिर नंबर, और 365 को भी अंदर ले आओ बराबर 0, क्योंकि अपन को फाइनली जाके एक्स और वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो अपन गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, जो अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना उस अकॉर्डिंग करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। अब मैंने आपको एक बात फिर बताई थी कि जब यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू हो और कॉमन जा रही हो तीनों में तो कॉमन ले लो। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ 2x है, तो तीनों के अंदर 2 का भाग जाता है ना सर, तीनों में 2 वैल्यू कॉमन आ सकती है ताकि थोड़ा इजी पड़ जाए, हल्की वैल्यू हो जाए। तो 2 जैसे कॉमन लिया तो 2 कॉमन का मतलब बारी बारी तीनों में डिवाइड करना है, भाग देना है। तो 2 का 2x स्क्वायर में 2 से 2 खत्म, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ x बचा, यहाँ पर 1 टाइम 8 और 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको पता है 2 उधर जाके इसको 0 के अपॉन में जाके ख़त्म, यानी कि पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। और इसका अपन कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि गुणनखंड विधि। तो 182 अपन को करना है, कैसे, मैंने आपको तरीका बताया था। 182 एक्स स्क्वायर अपन को चाहिए, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, और मिड के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई आ जाए। तो उसका तरीका क्या है, 182 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपके मन में सोचना है, करना नहीं है। तो 182 एक्स स्क्वायर आ गया, 182 एक्स स्क्वायर आ गया। इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है, कि उनको प्लस करूँ या माइनस करूँ तब तो सिर्फ 1x बचे, और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाए। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी तरह करो। तो ये हो जाएगा 91, फिर आपके इसमें जाएगा 7 का, फिर 13, ठीक है, और ख़त्म। तो एक तो 13 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। 14 और 13, क्योंकि 14 और 13 बीच का गैप 1 का है और अपन को एक का ही गैप चाहिए, क्योंकि 1x ही चाहिए। तो ध्यान से समझना, फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस का चाहिए ना x, तो प्लस का तो 14x ले लेंगे और माइनस का 13x ले लेंगे। बात को ध्यान से समझना, और माइनस 182 बराबर 0। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि 182 का एक्स स्क्वायर माइनस में अपन को चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई अपन को इसके दोनों फैक्टर से चाहिए होता है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, बोले 182 आएगा माइनस का, कैसे कि ये 14x प्लस का है, 13x माइनस का है, तो माइनस का 182 और x और x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर। तो फर्स्ट और इसका मल्टीप्लाई जो आ रहा है वो इसका आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। बीच का गैप 14x में 13x के, तो 1x का बच रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 की जोड़ी बना लो, ये जोड़ा और ये जोड़ा, कंटिन्यू कैसा है बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ x तो कॉमन है, कुछ तो क्या मतलब x तो कॉमन है। तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 14। यहाँ जो साइन है वही साइन लगाना है, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, एक चीज़ मैंने बताई थी, अपने फैक्टर बिल्कुल सही करें। तो यहाँ जो वैल्यू है वो हमें यहाँ ब्रैकेट में चाहिए, यहाँ जो वैल्यू हमें ब्रैकेट में चाहिए, ये सोचो आप। तो यहाँ x है ना, तो यहाँ x चाहिए, बताओ क्या कॉमन लो 13x में, सीधी सी बात है, 13 कॉमन लूँगा, तो 13 कॉमन ले लिया, तो 13 कॉमन लेने से 13 खत्म, पीछे बचा x, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 13 का बिना सोचे समझे लिख देना, भले 14 बार जाएगा, 14 टाइम जाएगा, 13 का डिवाइड 182 में, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम टू सेम आएगी। बस, तो सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट मत कर देना, ठीक है, बहुत ईजी है। ये हो गया अपना। अब अपन क्या करते हैं, जो बाहर एक बार लिया था वो लिख देते हैं, और एक बार जो ब्रैकेट में लिखा है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो एक बार x माइनस 13 को 0 के साथ कंपेयर, और एक बार x प्लस 14 को भी 0 के साथ कंपेयर। तो यहाँ तो आ जाता है प्लस का 13, क्योंकि 13 जब उधर जाएगा तो प्लस का 13 बच गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जब उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा माइनस का, जो कि वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है, ऐसा नहीं, क्रॉस नहीं लगाना आपको क्रॉस नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ। वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसने पूछा कि कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या, तो संख्या यहाँ पर देखो 365 बन रही है, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू यहाँ पर प्लस की होगी, ठीक है, क्योंकि उसने बात किया कि धनात्मक पॉजिटिव नंबर होगा, ये पक्की बात है। तो पॉजिटिव है, जबकि ये नंबर कैसा है, ये नेगेटिव, तो अपन को नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है, ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि साफ साफ बात मेंशन है कि पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या लेनी है, इसलिए 14 अपन नहीं लेंगे।
तो x की वैल्यू क्या लेंगे 14, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या सोल्यूशन बन जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू तो हो जाएगी 13, यानी कि ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉन्जुगेटिव, है ना, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक, फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव लिख देना, चाहे फर्स्ट पॉजिटिव लिख देना, फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक, और सेकंड x+1 यानी कि वो हो जाएगा 13 + 1, क्योंकि x की वैल्यू 13 है तो 1 का 1 वो हो जाएगा 14। तो दो आंसर बन जाएंगे, पहला तो 13, दूसरा 14 लिख देना। सेकंड पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव यानी कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इस तरीके से उसने दो ही पूछे थे कि दो ज्ञात करो, तो पहला 13 है, दूसरा 14, 14 है। बहुत इजी है, सोचना है थोड़ा, और ये सिस्टम आप सीख गए ना तो जिंदगी में कोई भी प्राइम फैक्टर, सॉरी मिड टर्म स्प्लिटिंग, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड बोल दो, ये कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि टुकड़े हमेशा इन्हीं में छुपे होते हैं, बस उनको अपन को पकड़ना है। क्योंकि अपन को क्या ढूंढना है, बीच का गैप। यहाँ पर बीच का गैप हमें 1x का चाहिए था, इसको देखना है आपको, इसको 1x का गैप चाहिए था। तो फिर हमें यही सोचना है कि एक तो 14 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, क्योंकि बीच 14 और 13 के बीच में 1x का या फिर 1 का गैप होता है, बिल्कुल सही। फिर ये सोचना है कि जो 1x या x बचाना है वो प्लस का बचाना है कि माइनस का बचाना है। तो यहाँ अपने प्लस का बचा है, क्योंकि ये x जो है वो प्लस का ही है, इसलिए हमें बड़ी वैल्यू को प्लस की लेनी है, छोटी वैल्यू को माइनस की लेनी है। और अगर यहाँ माइनस का बचाना होता तो अपन 14x को माइनस का ले लेते, 13x को प्लस का ले लेते। इस चीज़ को ध्यान रखना, बाकी तो ईजी है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और डिफरेंट है, ठीक है। पहले इसको अपन अच्छे से पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। पहली बात तो ये आपको डायग्राम बना के भी आना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप डायग्राम ही बनाओ। अपन एक काम करते हैं, राइट ट्राइंगल बनाते हैं। राइट ट्राइंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का होता है, ऐसा 90 डिग्री आपको बनाना है। आपकी इच्छा नाम भी दे सकते हो, ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR ABC XYZ जो भी। फिर उसने कहा कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मैंने आपको एक आगे बात बताई थी कि कोई भी चीज किससे कम या किससे ज्यादा, किससे, उसको x मानना है। इसने कहा इसके बेस से, मतलब इसके आधार से, मतलब एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, किससे, बेस से, आधार से। तो इसको मानना है x। कौन है, हाइट, ऊंचाई का मतलब एल्टीट्यूड, कितना कम है, 7 कम। समझ में आ गई कि अगर ये x है तो ये, अच्छा ये तो कॉमन सेंस होगा, 9 तक आपने पढ़ चुके होंगे आप। ये हमेशा बेस होता है, ठीक है, ये बेस होता है। 90 डिग्री का क्या होता है, बेस, आधार। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलग चीज़ हो जाती है, जब एंगल ये दे देते हैं तो ये बेस बन जाता है, लेकिन अभी अपन को एंगल वाला इशू यहाँ पर है नहीं, तो हमेशा ना ये अपन को बेस मानना है। ये आपका हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण, और ये आपका परपेंडिकुलर बोल दो चाहे अल्टीट्यूड बोल दो, ठीक है। अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, या हाइट बोल दो, बात एक कि तीनों ही सही है, इस तरीके से, ठीक है। अब समझो, अगर ये x है तो x - 7 है, और हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि इसका कर्ण तो अपन को 13 दे ही रखा है, बात खत्म। अब उसने पूछा तो बताओ ये दोनों, क्योंकि ये तो अभी x है, x - 7, लेकिन x कितना फिक्स एग्जैक्ट, जैसे 13 है वैसे इनका नहीं पता है कितनी कितनी सेंटीमीटर, वो अपन को निकालना है। तो बहुत ईजी है। देखो, जब भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल हो, ध्यान समझना है ना, राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा ध्यान रखना है इसका, यानी कि जब भी अपने पास में समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो, तो हमेशा उसके अंदर लगता है पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, वो लगाया जाता है, और वो फॉर्मूला होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस बोल दो चाहे ये बोल दो, इन दोनों का प्लस सम होता है, वो एक आपकी इच्छा है। आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर, जो कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग AB है। ये फॉर्मूला लगाना है कब, जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंदर ही पाइथागोरस लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही पाइथागोरस लगता है, और किसी भी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता है। इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लेना। ये चीज़ आपको ऐसे एग्जाम के अंदर भी डायग्राम बनाना है और ये भी लिखना है। अब सोल्यूशन, हालांकि वो भी सोल्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। ये पहले आपको बनाना है, उसके बाद में अपन कुछ मान लेते हैं कि लेट द बेस ऑफ ए
राइट ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि माना समकोण त्रिभुज का आधार वो है x, सेंटीमीटर लिख सकते हो आगे, सेंटीमीटर। फिर बेस अगर सेंटीमीटर है तो देन हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट की जगह इन्होंने एल्टीट्यूड वर्ड यूज किया है तो अपन भी एल्टीट्यूड लिख देंगे। देन एल्टीट्यूड इज, यानी कि तब हिंदी में ऊंचाई लिखा है क्या, ऊंचाई, ऊंचाई, तब ऊंचाई वो हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये अगर x है तो ये x - 7, अगर ये p है तो ये p - 7, अगर z है तो z - 7, जो भी आप मानते हो वो। एंड अपन को ये चीज़ तो दे रखी है। एंड हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें तीन चीज़ का पता चल गया, x मान लिया, x - 7 इसकी ऊंचाई हो गई, 13 सेंटीमीटर इसका कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस हो गया। फिर ये लिखने के बाद में आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, आपको पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और पाइथागोरस प्रमेय जो मैंने यहाँ लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, आपको वो मैं पूरा लिख देता हूँ। वो होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस, बेस का मतलब होता है आधार, ठीक है, आधार का स्क्वायर। इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी। यहाँ पर मैं चाहे अल्टीट्यूड बोल दूँ, ठीक है, चाहे मैं हाइट बोल दूँ, चाहे हिंदी में ऊंचाई बोल दूँ, बात एक ही है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई मतलब लंब का स्क्वायर होता है। वैसे चाहो तो आप लंब लिख लो, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लंब बोल दो चाहे ऊंचाई बोल दो एक ही बात है। हिंदी वाले खास तौर से ध्यान रखना, लंब या ऊंचाई एक ही बात है। यहाँ पर अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही बात है, दोनों सही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने ऊंचाई लिख दिया तो ऊंचाई भी सही है, ठीक है। अगर आपने यहाँ ऊंचाई लिख दिया तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ऊंचाई भी सही है, ठीक है। अब हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस का मतलब है AC का स्क्वायर। बेस कितना, बेस का मतलब है BC का स्क्वायर। अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ऊंचाई कितना, AB का स्क्वायर, ये चीज़, ठीक है। तो मतलब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, इतना ये डायग्राम बनाना है एग्जाम के अंदर और ये सब लिखना है, ठीक है, ओके। अब AC का मतलब, AC की साइड दे रखी है 13, तो वो तो अपन 13 लिख देंगे। BC दे रखा है x, वो अपन x लिख देंगे। AB x - 7 लिख देंगे। और सबको याद है, मैंने याद करवा रखा है 30 तक स्क्वायर, 25 30 तक, तो ये तो 169 होता है। x का स्क्वायर होता है, यहाँ लगेगा a - b का स्क्वायर, जो आप सबको याद है, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक ही बात है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो कैसा भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a ये b ये है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। कैसे, ये एज इट इज 7 का स्क्वायर 49 होता है, अपन ने 49 लिख दिया, 2 7 जा 14 माइनस का माइनस 14x हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अपन कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि देखो स्पेस का यूज़ तो करना पड़ेगा। तो 169 तो अपनी जगह है, और x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14, अच्छा पहले x की वैल्यू लिख लो, फिर प्लस 49, ये चीज़ आई, ठीक है, बात एक ही है। अब क्या करेंगे अपन कि इनको इधर ले आते हैं, मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, बताना मुझे ना, 1 मिनट में लिख रहा हूँ फिर बताना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सही, क्योंकि एज इट इज़ वैल्यू को इधर और एज इट इज़ वैल्यू को उधर कोई साइन चेंज नहीं होते, क्योंकि आपस में साइन बैलेंस हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। हाँ, अगर सिर्फ अकेले को लाते हैं तो माइनस का होता है, लेकिन एज इट इज इसका इधर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 2x बराबर 5 बोलूँ या फिर 5 बराबर 2x बोलूँ, बात एक ही है, समझ गए ना, बिल्कुल इसको कन्फ्यूज मत होना इससे। अब देखो 2x स्क्वायर अपनी जगह, 14x अपनी जगह, 49 अपनी जगह, 169 को भी अंदर ले आओ बराबर 0, बस 169 पे अंदर आ गया, और अंदर आते ही किसका हो गया, माइनस का हो गया, बिकॉज वो भी प्लस का था, ठीक है। अब देखो
क्यों लाए, उसके पीछे अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी, गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे इसलिए। तो माइनस का 14x और ये हो जाएगा आपके यहाँ माइनस का 9 से 9 गया तो 0, 6 से 4 गया तो 2 और 1 120 बच गया माइनस का। ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा था अगर यहाँ पर कॉमन जा रहा हो तो कॉमन ले लो ताकि वैल्यू थोड़ी हल्की हो जाएगी, छोटी वैल्यू बन जाएगी। 2 कॉमन जा रहा है, कॉमन का मतलब तीनों में भाग जाना चाहिए, जा रहा है। 2 का 2x² में गया एक बार, सिर्फ 2x² बचा, 7x 2 का 7 टाइम गया और 60 बराबर 0, 2 उधर जाके खत्म, यानी कि पीछे बच गया x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये बन गया। इसका अपन को फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू निकाल के यहाँ और यहाँ रखनी है, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ और यहाँ, बात एक ही। तो फिर अब यहाँ पर क्या करना है, वही चीज़ फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, यानी कि हमें 60x² चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 60x² चाहिए क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई। इस 60 के ऐसे टुकड़े करना है कि उनका बीच का जो सोल्यूशन है वो 7x आना चाहिए। तो अपन जब 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5, 5 से किया तो 1, तो अब बीच का गैप 7 आना चाहिए। अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 6 और 12 और ये 5, बिल्कुल सही है, 12 और 5 फैक्टर बिल्कुल सही, बीच में गैप 7 का बैठ रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो 12x आया, एक तो 12x आया और एक 5x आया, वो x में लिखता नहीं, समझते होंगे इतना। तो इसमें से प्लस को किसका रखना है, माइनस को किसको रखना है, वेरी गुड। आपने अगर माइनस का सोचा इसको तो बिल्कुल सही सोचा, क्यों, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू किसकी चाहिए, माइनस की चाहिए। तो जब 12x में से 5x जाएंगे तो पीछे माइनस का 7x बचेगा, बिल्कुल वही बचाना है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60, 12 5 60 और माइनस और प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का 60x² चाहिए, बहुत सही। तो देखो ये कितना शानदार तरीका है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है ये बहुत ऑलराउंडर है, सब जगह लगता है। ये कोई इतना भी बड़ी वैल्यू आ जाए, कितनी बड़ी वैल्यू आ जाए, आपको ऐसा करना है, फैक्टर ढूंढना है, वो अंदर ही मिलेंगे, बस किसका ध्यान रखना है, बीच के गैप का, बिल्कुल सही। अब ये तो बन चुका, अच्छा 60 लिखा नहीं क्या, तो 60 तो लिख देंगे बराबर 0, 2 2 के जोड़े बन गए, तो इन दोनों के अंदर x कॉमन लिया, इन दोनों के अंदर तो x, इसका x से x खत्म हो गया, पीछे बचा ओनली x, फिर यहाँ पर x का खत्म हो गया, पीछे बचा 12, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसका भाग दिया जाता है, सीधी सी बात है। 5 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर x बचाना है, तो 5 से 5 खत्म और 12 बार जाता है 5 का 60 के अंदर, बिल्कुल सही सोचा आपने। एक बार बाहर वाला यानी कि x + 5 और एक बार अंदर वाला यानी x - 12, ये दोनों सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम, वैल्यू भी सेम, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार x + 5 को 0 के साथ कंपेयर कर लो, एक बार x + 12 को 0 के साथ कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू आई -5 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 12। एक बात बताओ, क्या किसी की लंबाई माइनस में हो सकती है? भाई जैसे इतना सा भी कहते हैं ना, मतलब इन्नू सा भी है ना, अगर है ना तो वो 1 सेंटीमीटर का भी है, इत्तू सा भी है, तो अभी है कि नहीं है, मतलब अपने बारे में कहते हैं कि ये माइनस में 6 फीट का है, क्या पॉसिबल है क्या माइनस में? माइनस का मतलब ना होना होता है, 0 से भी नीचे। जबकि किसी की भी लंबाई, अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो लंबाई, अगर ये शब्द यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना, हमेशा लंबाई, हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूँ ना, लंबाई का मतलब लेंथ, लेंथ हमेशा और हमेशा प्लस में होती है, यानी कि लेंथ हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब कि धनात्मक होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, चाहे 1 सेंटीमीटर क्यों ना हो, 1 mm ही क्यों ना हो, ठीक है। इसलिए ये तो अपन ले नहीं सकते, x की वैल्यू वैलिड नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो फिर x की वैल्यू 12 लेंगे। इसका मतलब इसकी जो अपने बेस माना था, देयरफॉर द बेस, ठीक है, अतः आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, देयरफॉर द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, अतः समकोण त्रिभुज का आधार, पूरा लिख देना, वो तो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वो x है भाई, बेस का मतलब x का मतलब 12 सेंटीमीटर, ये एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, और इसके बाद में इसका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई है x - 7 यानी कि 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी हाइट, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा आंसर। और एक चीज़ और बता दूं, हाँ आंसर तो आ चुका, माइंड में अगर डाउट है, एग्जाम के अंदर अगर डाउट हो कि यार क्या पता आंसर होंगे, नहीं, उसका एक तरीका है कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144,
इन दोनों को जोड़ने पर इसका स्क्वायर आना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला। तो ये तो आया 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो है 25, 12 का स्क्वायर 144, ये 96 बिल्कुल सही, 169 ही था इसका स्क्वायर। मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर अगर हैं तो अपना आंसर सही है। आंसर मैच कर लो, 5 का 25, 12 का 144, दोनों को जोड़ने पर इसके 13 का जो फिक्स दे रखा है, जो पहले से दे रखा है, उसके स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था इसलिए आप यहाँ से उतार लेना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कि फिर उसके बाद में देखो एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो रुपयों में है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से भी 3 अधिक थी। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, यानी कि एक स्पेशल डे उसने देखा कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कि रुपीज़ में है, वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, जिस दिन वो स्पेशल डे जिसने डबल से भी 3 ज़्यादा बनाया था ना, उस दिन अगर 90 रुपये थी, तो फिर निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, यानी कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे was ₹90, तो find the number of articles produced and the cost of each article। ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बातें पूछी है, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, और एक पूछा है इसने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो उस दिन मतलब नंबर, एक तो नंबर और एक कॉस्ट। हाँ, 2 बातें पूछी है। ठीक है, वो अपन निकालते हैं। हाँ, ये देखो, ये अपना क्वेश्चन था, तो मतलब मैंने थोड़ी सी बातें लिख ली है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। पहली बात तो वही माना कि एक दिन में उद्योग द्वारा निर्मित बर्तनों की संख्या जो हमें निकालनी है वो x, यानी कि लेट द नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, जो एक दिन बनाई जा रही है। एक तो ये बात पूछी उसने, ये वाली, ये निकालना है। और दूसरा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कि ये 2 बातें पूछी है, जो कि उसके दुगने से 3 ज़्यादा है। डबल से 3 ज़्यादा पढ़ लिया था अपन ने, दुगना मतलब इसका दुगना 2x से भी 3 ज़्यादा +3 बस। और फिर एक विशेष दिन कुल निर्माण लागत और उसने बात कही है, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, वो तो हमें निकालना है। एक विशेष दिन की कुल निर्माण लागत, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑन दैट डे, या फिर स्पेशल डे जो था, उस दिन क्या होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को एक साथ और मिला के 90 रुपीज़। ठीक है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई, समझ गए, x और 2x + 3 का मल्टीप्लाई। सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों खुल जाएंगे, 2x² + 3x। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ गई। ठीक है, और यही 90 रुपये हैं। उसने कहा जो विशेष दिन प्रोडक्शन करेगा ना, वो दोनों का मल्टीपल, वही 90, वही 90 रुपीज़ है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हो बराबर 90 रुपीज़ भी लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ है। तो प्रश्नानुसार अपन लिख लेंगे 2x² + 3x बराबर 90, वही अपन यहाँ लिख दी। और कॉमन तो जा नहीं रहा, तो एक बार अंदर ले आते हैं उसको, 3x - 90 बराबर 0, क्योंकि अपन को गुणनखंड विधि करना, फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 180 चाहिए, तो अपन यहाँ कर लेते हैं थोड़ा रफ वर्क। 2 से किया तो 90, 2 से किया तो 45, 3 से किया तो 15, 3 से किया तो 5, और ये हो गया कंप्लीट। बीच का गैप 3 का चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 4 और 12, 15 हो गया, 12 और 15। ठीक है, अब आपको ही सोचना है कि 15 प्लस का लूँ या 12 प्लस का लूँ, या 15 माइनस का लूँ या 12 माइनस का लूँ। बिल्कुल सही सोचा होगा शायद आपने, बिल्कुल सही। क्या सोचा कि 15x प्लस का लेना है और 12x माइनस का लेना है। क्यों? क्योंकि हमें 3x प्लस का बचाना है। ठीक है, ये ले लिया अपन ने। अब यहाँ पर क्या कॉमन है? ओनली फॉर x कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अंदर बचेगा 2x + 15। यहाँ माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस। यहाँ क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से हमें कुल मिला के 2 चाहिए, 2x चाहिए ओनली 4। तो मतलब जब 6 लेंगे तभी तो 6 2 12 होगा ना। ये टेक्निक सीखनी है ताकि टाइम बच जाएगा। तो 6 2 12 और माइनस माइनस हो गया +2 और x का x, मतलब ये चीज़ सेम टू सेम आएगी, ये तो तय है, फिक्स है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है, इसके अलावा कुछ जाएगा भी नहीं है, और है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और आपको पता है 15 6 90, 15 6 90 होता है। बिल्कुल सही है, 6 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, ये भी गारंटी है। पहचान कैसे होगी? बैक जाओ, इसको देखो, वही यहाँ लाना है तो देख लो। ठीक है, ये अंदाजा हो जाएगा। एक बार बाहर वाला x - 6, एक बार अंदर वाला, अंदर का मतलब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी अपना सही होना, अपन गलत है।
एक बार x माइनस 6 को 0 के साथ कंपेयर, एक बार 2x प्लस 15 को 0 के साथ कंपेयर। 2x की वैल्यू उधर जाके माइनस का 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15/2। करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बर्तनों की संख्या चाहे वो एक बर्तन ही हो, कितना बर्तन हो, प्लस में होगी ना, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती। तो बर्तनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो पोट्री क्या है, जो अगर वो हैं तो वो कभी भी पोट्री आर्टिकल जो हैं वो कभी भी किस में नहीं हो सकता, यानी कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए ये वैल्यू तो हम लेंगे नहीं। x बराबर 6 की वैल्यू हम लेंगे, लिख देना। बर्तनों की संख्या माइनस ऋणात्मक में नहीं हो सकती, ठीक है, यानी कि द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन नॉट इन ए नेगेटिव, तो आप लिख सकते हो वो उतना सा। इसलिए हम x बराबर 6 ले रहे हैं। x की वैल्यू अपन अगर 6 ली तो सीधी सी बात है, x कौन है, बर्तनों की संख्या, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, अतः बर्तनों की संख्या, पोट्री आर्टिकल लिख देना, बात एक ही, इतना तो आप खुद कर सकते हो। जिसको हमने x माना था वो तो है 6, एक आंसर तो आ गया 6। दूसरा है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। वैसा आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो। वो है 2x प्लस 3, ये हमने माना था, यानी कि क्वेश्चन की डिमांड थी 2x की जगह 6 प्लस 3, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई पहले होगा बोर्डमास के नियम से, तो मल्टीप्लाई ये 12 हो गया प्लस 3, यानी कि 15 आ जाएगा। ये दोनों आंसर आ गए। 6 तो बर्तनों की संख्या और उस दिन उसकी लागत वो 15 रुपीज़ कर देना। हाँ, ये 15 रुपये हैं, क्योंकि लागत या कॉस्ट हमेशा रुपीज़ में होती है, और नंबर ऑफ बर्तन तो 6 सही है। तो बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज 4.2 अपनी बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है अपने कंप्लीट, ठीक है। ओके।